हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 21 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा के द्वारा गठित यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के द्वारा गठित यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। सेकंड प्रश्न है, जन क्रय शक्ति का संरक्षक कौन है? जन क्रय शक्ति का संरक्षक कौन है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में अधिकतम सीमा तक अशुद्धता के रूप में मौजूद है? निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में अधिकतम सीमा तक अशुद्धता के रूप में मौजूद है? याद रखिएगा, कार्बन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 है, आपको बताना है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मैगिनॉट रेखा। यहां पे आपको कमेंट करके बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। 7 नंबर है, सुंदरबन मैंग्रोव भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है, इसका सही जवाब क्या है? जवाब मालूम है तो कमेंट कीजिए। सुंदरबन मैंग्रोव भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। 8 नंबर है, भारत ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व उधार लिए हैं? या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ट्रैंक्विलाइजर दवा के रूप में काम किया है? निम्नलिखित में से किसने ट्रैंक्विलाइजर दवा के रूप में काम किया है? याद रखिएगा, वैलियम इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? याद रखिएगा, चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, कौन ऊष्मा का उत्तम चालक है? ऊष्मा का उत्तम चालक कौन है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी पारा। ऊष्मा का उत्तम चालक चांदी है। 12 नंबर, एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, अमरकंटक किस राज्य में है? अमरकंटक किस राज्य में है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। 14 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द कौन कौन से थे आपको यहां पे कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 15, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है?
तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा शिक्षक के पास बैठकर ज्ञान को अर्जित करना। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है पीआईएल से क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। पीआईएल का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर, पाक जलमड्रू मध्य बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ती है। पाक जलमड्रू मध्य बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ती है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 18, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इस प्रश्न को भी ऑलरेडी बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो रावी नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एक होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एक होना चाहिए, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सत्य ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और शैक्षणिक समुदाय के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग पहल का नाम क्या है। वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और शैक्षणिक समुदाय के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग पहल का जो नाम है वो क्या है, आप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस पहल का नाम है गरुड़, ऑप्शन सी। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी है, जो एक पहेली की तरह जो है एक साथ फिट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी है, जो एक पहेली की तरह एक साथ फिट होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा लिथोस्फीयर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, अंटार्कटिका में भारत के द्वारा बनाए गए 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताएं। अंटार्कटिका में भारत के द्वारा बनाए गए 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैत्री और भारती। याद रखिएगा एक और अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 24 है, नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी पानी यानी हेवी वाटर है, क्या है। नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ये जो भारी पानी है, भारी जल जो है वो क्या है आपको बताना है। किस कारण इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, तो देखिए हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक युक्त जल होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 25 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक कीट नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जो कीट नहीं है वो है मकड़ी। मकड़ी कीट के श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। यह प्रश्न ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। 26 नंबर है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्हें आपको बताना है किस शहर को डिजाइन तैयार करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं, इन्हें किस शहर को डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली, याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है।
27 नंबर है, लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से लिया गया है, इस शब्द का मतलब क्या है? लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल, इसका नाम गूगल जो है, गूगल का नाम गूगल शब्द से लिया गया है, इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है अंक 1 के बाद 100 शून्य, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? याद रखिएगा, शार्क मछली में हड्डियों की संख्या 0 होता है। प्रश्न संख्या 29, अली ए लिगांग एक वसंत उत्सव है, किस राज्य से यह उत्सव संबंधित है? अली ए लिगांग एक वसंत उत्सव है, यह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, असम से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30 है, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपको याद रखना है 31 है, संसद के 108 सदस्यों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को हटाने के लिए पहला प्रस्ताव किस वर्ष में लाया गया था? संसद के 108 सदस्यों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को हटाने के लिए पहला प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1991। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, दीघी पोर्ट गुजरात में स्थित नहीं है। और प्रश्न संख्या 33, अस्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अस्फीति के संबंध में 4 कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। अस्फीति के संबंध में जो कथन सत्य है वह है आपका ऑप्शन सी, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 कोर उद्योग में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है। तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसका सही जवाब दे पाएंगे। कपास, याद रखिएगा, कपास जो है भारत के 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है? निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेश निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान है? तो भारत का स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान जो है वो है आपका, बताइए सही जवाब क्या है? तेजस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 36 है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल बताइए कहां पर है? तो याद रखिएगा, मणिपुर हिल्स में। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल है मणिपुर हिल्स। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 37 नंबर, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का एक टूर्नामेंट है? सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का एक टूर्नामेंट है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। प्रश्न संख्या 38, गुर्दे और उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुर्दे
और उसके कार्यों के संबंध में 4 कथन दिया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरीसृपों में पंछियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक नेफ्रॉन होते हैं। तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं है गुर्दे और उसके कार्यों के संबंध में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। 39 है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। आपको बताना है 5वीं पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर हैं। तो याद रखिएगा नॉलेज प्रोसेसर्स, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, यानी ऑप्शन बी। 40 नंबर है बाथोलिथ किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना है बाथोलिथ किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। इसी तरह हम लोग बहुत चीजें कवर करेंगे टेस्ट के माध्यम से, तो आप लोग टेस्ट जो है कंटिन्यू रखा करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाथोलिथ किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा जो भू आकृतियां निर्मित होती है वो है बाथोलिथ। तो बाथोलिथ का जो संबंध है वो ज्वालामुखी गतिविधियों से है। 41 है संवेदनाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था। संवेदनाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा जेम्स सिम्पसन। जेम्स सिम्पसन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए में जो दिया गया है। देखिए संवेदनाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जेम्स सिम्पसन ने किया था। यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 42, सोने और चांदी के निष्कर्षण में साइनाइड आयन के साथ लीचिंग शामिल है, चांदी बाद में बरामद की जाती है। सोने और चांदी के निष्कर्षण में साइनाइड आयन के साथ लीचिंग शामिल है, चांदी बाद में बरामद की जाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जिंक के साथ विस्थापन, डी ऑप्शन। 43 है क्यों कॉर्निया प्रत्यारोपण आसान और अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्यों कॉर्निया प्रत्यारोपण आसान और अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है आप बताइए। देखिए कॉर्निया रक्त वाहिकाओं से नहीं जुड़ता, इसीलिए इसका प्रत्यारोपण आसान और अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। 44 है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त स्राव क्यों होता है। आप जब ऊंचे पर्वतों की ओर बढ़ते हैं तो नाक से ब्लड जो है निकलने लगता है, क्यों होता है आपको बताना है। देखिए क्या होता है कि जब आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, ऊंचाई पर आप जैसे ही जाते हैं क्या होता है कि ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो नाक से रक्त स्राव होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर है कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है। 45 का सही जवाब हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया जो रोग है ये वंशानुगत रोग नहीं है। 46 है एक्सरे इमेजिंग में रेडियो कॉन्ट्रास्ट, एक्सरे इमेजिंग में रेडियो कंट्रास्ट एजेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे इमेजिंग में रेडियो कंट्रास्ट एजेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बेरियम का, ऑप्शन सी। इसके बाद 47 मकड़ी का जाला किसका बना होता है। मकड़ी का जो जाला होता है वो किसका बना होता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। मकड़ी का जो जाला होता है प्रोटीन का बना होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो आप लोग भी कमेंट किया करिए अगर जिस प्रश्न देखिए कोई भी हो, अगर प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट करें, ठीक है।
प्रश्न संख्या 48 है, किसी झील या तालाब के सतही जल को ढकने वाले पादप प्लवक जो होते हैं, ये तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी झील या तालाब के जो सरफेस होते हैं, सतही जल होते हैं, इनको ढकने वाले जो पादप प्लवक होते हैं, तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को कहते हैं। या इस प्रश्न को इस रूप में भी आप देख सकते हैं, किसी झील या तालाब के सतह पर ढकने वाले पादप प्लवक जो है, इनको क्या कहते हैं? जो तेजी से उनको मतलब कि घेर लेते हैं, पूरी सतहों पर फैल जाते हैं। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, आप बताइए। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। उस तालाब या सतही जल को पूरे तरह से ये जो होते हैं पादप प्लवक ढक लेते हैं, घेर लेते हैं, तो इस घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। 49 है, अस्पष्ट परिणाम किससे संबंधित है? अस्पष्ट परिणाम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, एक तारे की चमक अस्पष्ट परिणाम से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 50 है, साइकिल ट्यूब का अचानक फट जाना इसका एक उदाहरण है। किसका? साइकिल ट्यूब जो होता है अचानक फट जाता है, तो इसका जो एक उदाहरण है आपको बताना है, ये किसका एक उदाहरण है? याद रखिएगा, एडियाबेटिक प्रक्रिया का ये एक उदाहरण है, साइकिल ट्यूब का अचानक फट जाना। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 51 है, आपको बताना है किसके प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के घूमने का पता लगाया जाता है या लगाया गया था? किसके प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के घूमने का पता लगाया गया था? तो याद रखिएगा, स्टर्न गोलार्च। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 52 है, चुंबकीय पारगम्यता का पारस्परिक गुण है। चुंबकीय पारगम्यता का पारस्परिक गुण है, क्या है? अनिच्छा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। इसके नीचे आंसर की प्रोवाइड कराया गया है ताकि आप पीडीएफ को प्राप्त कर प्रैक्टिस कर पाएं। आज के लिए इतना ही है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण लिंक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।